केस टेकिंग विभाग में एचओडी की सेवाएं प्रदान कर रही हैं और 17 सालों से भी ज्यादा इनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, आयुष और सीसीआरएच में भी प्रूविंग प्रोजेक्ट्स में काफी विस्तृत रूप से काम किया है। पीजी और इंटर्न गाइड रूप में भी काम किया है और रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर और ऑर्किड जैसे वैश्विक शोध मंचों पर निरंतर योगदान दे रही हैं। तो आज का डॉक्टर यशस्वी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आईएफपीएच पे। और आज का जो मैम का टॉपिक है वो है इफेक्टिवनेस ऑफ कॉम्बिनेशन होम्योपैथी इन द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। वेरियस कॉम्बिनेशन मेडिसिन जो होती हैं कैसे हम यूरोलिथियासिस यानी कि किडनी स्टोन्स में यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर मैम आज अपना प्रेजेंटेशन देंगी। तो मैम आप प्लीज स्टार्ट कर सकते जी, धन्यवाद मैम। मैं आईएफपीएच प्लेटफॉर्म को वापस से धन्यवाद देना चाहूंगी। काफी लंबे टाइम से मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। 3-4 सेशन मेरे यहाँ हुए हैं और ये एक बहुत अच्छी पहल है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पे जुड़े मुझे सुनने के लिए। ये जो आज का टॉपिक मैं लेने वाली हूँ, ये बेसिकली हम लोगों मेरा पीएचडी का रिसर्च प्रोजेक्ट का भी टॉपिक रहा है। इस पे मैंने काम किया है और एक विशेष कारण इसको लेने का यही था कि जो हमारा यूरो यानी स्टोन इन द रीनल सिस्टम कहीं पे भी, ये एक बहुत ही प्रिवेलेंट कंडीशन है और बहुत फ्रिक्वेंटली देखी जाने वाली कंडीशन है। तो और साथ ही ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि पेशेंट्स की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी हमेशा से रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना ये सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए। क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही है या हैं। हाँ पीपीटी जी, दिखाई दे बिल्कुल रही बिल्कुल है? अच्छा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कंबाइंड होम्योपैथिक अप्रोच पे एक रिव्यू लेने की क्यों जरूरत पड़ी। तो अगर हम इसको समझें डिजीज को, तो यूरोलिथेसिस का मतलब है कहीं पे भी आपका क्रिस्टल कॉन्ग्लोमेरेट है, यानी क्रिस्टल्स आपके किडनी में या फिर यूरिथ्रा में, यूरेटर में या ब्लैडर में कहीं पे भी इम्पैक्टेड हैं, तो उसको हम किडनी स्टोन यानी पथरी के रूप में जानते हैं। और अगर हम इसका आईसीडी क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम इसकी ये डेफिनेशन देखते हैं, तो इन्होंने बोला है कि यूरोलिथेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिहाइड्रेशन के कारण या फिर यूरिन के वॉल्यूम का कम हो जाना या यूरिन के फ्लो का कम हो जाना या फिर किसी भी मिनरल का ज्यादा एक्सक्रीशन यूरिनरी ट्रैक्ट में पाए जाना, जैसे कि कैल्शियम हो सकता है, ऑक्सलेट हो सकता है। इन सब के कारण हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर फिल्ट्रेशन जो यूरिन का हो रहा है वो पुअर होता है, जिसके कारण से कैल्कुलाई बन जाता है। तो ये सारी अगर कंडीशन अंडरलाइंग है और इसके कारण कहीं पे भी क्रिस्टल फॉर्मेशन हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में बना है, तो उसको यूरोलिथियासिस के नाम से इंकित किया गया है। अगर हम इसका ICD-11 कोडिंग देखें, क्योंकि आजकल हम सभी जो है वो अपनी डिजीज डायग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन के लिए ICD-11 को गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी कर दिया गया है, WHO गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो इसको GB7Z इस सीरीज के अंदर रखा गया है, यानी इसका जो कोड है वो GB7Z है। यूरोलिथियासिस जब अनस्पेसिफाइड है, आपको बहुत ज्यादा क्लियर पता नहीं है कि कहाँ पे उसका स्टोन अभी हमारे शरीर रीनल सिस्टम में है, तो उस टाइम में हम इसको GB7Z कहते हैं। 7-0 तब होता है जब वो कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी कि या तो ये किडनी में है या यूरेटर में है। अगर ये किडनी में है तो उसको 70.0 कहा जाता है और 70.1 कहा जाता है जबकि वो यूरेटर के अंदर है। अगर ये जो पथरी है वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में यानी ब्लैडर या फिर यूरिथ्रा के अंदर है, तो उसको GB7-1 कहा जाता है, 71.0 या 71.1, इस नाम से इनको कोडिंग के द्वारा इंकित किया जाता है। ये मेरे ख्याल से हम सभी को पता ही होना चाहिए। ICD-11 क्लासिफिकेशन जो हमारी अमूमन ऐसी बीमारियां जहाँ पे पेशेंट हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं उनके लिए। अब अगर बात की जाए पथरी की, तो हम देखते हैं कि इसका ग्लोबल प्रिवेलेंस 1% से 20% है। तो अगर हम इससे यहाँ ये समझते हैं कि कुछ एरियाज में इसकी पॉपुलेशन बहुत कम देखी जाती है, बहुत ही कम पेशेंट हमको देखने को मिलेंगे, और कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे कि इनकी प्रिवेलेंस बहुत ही ज्यादा हाई है। और
पर जितने भी यूरोलॉजिकल ओपीडी में आने वाले पेशेंट्स हैं उसमें आप देखेंगे कि अप्रोक्स 12% पेशेंट जो हमारे पास में आ रहे होते हैं वो इसको जो है हमारे स्टोन्स को शो करते हैं, यानी इनका कहीं ना कहीं कंडीशन जो है वो पीछे से यूरिनरी स्टोन से आई होती है। और इसका लाइफ टाइम रिकरेंस रेट 50% है, यानी जितना ज्यादा पेशेंट है वो जितनी यंग एजेस में अगर लेके आता है स्टोन तो उसकी रिकरेंस रेट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। और एक जो फैक्ट अभी लास्ट कुछ सालों में निकल के आया, लास्ट 2-3 दशकों में निकल के आया, वो ये है कि इसका प्रिवेलेंस जो है यूएसए कनाडा जैसी जगहों पर भी बढ़ गया है, अराउंड 10% से 37% तक। एशिया में अगर अपन देखें तो इसका 20% तक जो है प्रिवेलेंस रेट है। और स्पेशली अपना जो साउथ एशियन जोन आता है इसके अंदर इसमें हाई टेम्परेचर के कारण और जो भी हमारा एक्सेसिव सन एक्सपोजर है और ट्रॉपिकल एरियाज हैं तो इसके कारण यहाँ पे भी रेट बहुत ज्यादा है। और इन सब में भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये जो जोन है इनको स्टोन बेल्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन एरियाज में सबसे ज्यादा आपको रीनल स्टोन के, रिकरेंट रीनल स्टोन के, बाइलेटरल यूरोलिथियासिस के पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम द वेरी यंग एजेस, बहुत ही अर्ली उनकी एजेस में भी इनका इंसिडेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम देखें कि इसका कौन से टाइप के स्टोन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं तो हमारे जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये क्रिस्टल्स हैं ऑक्सलेट के, कैल्शियम के, यूरेट के, ऑक्सैलिक एसिड्स, इन सब के जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं लो फिल्ट्रेशन के कारण पाए जाते हैं। एक जो इंसिडेंस में सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर निकल के आया कि क्या कारण है कि इसका रेट इतना ज्यादा हो गया, और आने वाले इन डिकेड्स में जबकि हमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है बीमारी की तो भी हम देखते हैं कि इसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका एक बड़ा रीजन जो समझ में आता है वो है कि जो लाइफ स्टाइल है और जो हमारे खान पान के हैबिट आदतें हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है अब आज के समय में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण हमारे पास में एक तो प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज्यादा आने लग गई है, जैसे कि चीज हो गया या फिर डेयरी प्रोडक्ट हो गए जिनका हम पहले इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे, वो अभी इंडियन डाइट में, एशियन डाइट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल गए। साथ ही साथ मिनरल्स का भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और हमारे जो ये स्टोन बेल्ट है जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वाला, इस बेल्ट में आप देखेंगे तो इस बेल्ट में मिलेट का यानी मोटे अनाज का भी बहुत ज्यादा उपयोग शुरू से किया जाता रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, जो खान पान की आदतें हैं, ये भी कहीं ना कहीं स्टोन को मेंटेन करने के लिए या जो है एक सहयोगी रूप दिखाते हैं। अब क्या कारण है जिससे के कारण ये स्टोन फॉर्मेशन होता है? तो इसका मेन जो रीजन है यूरिनरी सुपर सैचुरेशन, यानी आपके जितने भी हमारे जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, जितने भी हमारे फिल्टर्ड सॉल्ट्स होने चाहिए, वो सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग सॉल्ट्स हैं, उनकी सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है। और ये सांद्रता बढ़ना जो है वो उनकी जो थर्मोडायनेमिक सॉल्युबिलिटी रहती है, जिसके कारण कि आपका थर्मल रेगुलेशन और फ्लो रेगुलेशन ये दोनों ही जब अफेक्ट होता है तो इनकी जो आयंस की सांद्रता बढ़ जाने के कारण यूरिन एक सुपर सैचुरेटेड यानी अति सांद्रीय द्रव्य की तरह बन जाता है। और साथ ही साथ में हमारे जो अदर मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जाती है, जैसे हमारे जो भी अंडरलाइंग डिजीजेज हैं, बीएमआई हाई होना, ओबेसिटी होना, थायराइड की बीमारी होना, डायबिटीज होना, हाइपरटेंशन होना, इनफैक्ट इसके साथ में जितनी भी हमारी ये जो भी हमारे जठर उदर रोग हैं उसके कारण भी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज बनी रहती है, जिसके कारण सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सॉल्ट और इनके आयंस जो हैं वो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन रेट है वो चेंज होती रहती है, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट ये होता है कि हमारा जो यूरिन का वॉल्यूम है वो लो होता जाता है। तो इसके कारण एक तो यूरिन हमारा सुपर सैचुरेटेड होता रह रहा है, ऊपर से लो जो टेम्परेचर आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में है वो बहुत ज्यादा है,
सन का एक्सपोजर लंबे टाइम तक है, जिसके कारण कि बहुत सारा जो हमारा शरीर का पानी है वो पसीने के रूप में निकल जा रहा है, और यूरिन का जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। और ये सारी जो फैक्टर होते हैं वो मिल के इस यूरिन को सुपर सैचुरेटेड बनाते हैं, जिसके कारण कि हमारा जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम होने से जो आयंस हैं वो वहां पे पड़े रहते हैं, और उसके कारण एक हमारा जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है या स्टोन बन जाता है, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिस्टल के रूप में बन जाती है। और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो आसपास के जहाँ पे भी टिश्यू में बनी है उसको एक चोट पहुंचाती रहती है, जिसके कारण कि हमें ऑन एंड ऑफ सिम्टम आते रहते हैं। साथ ही साथ जब ये अपनी जगह से मूव होती है, क्योंकि एक हमारा जो यूरिन का फ्लो होता है उस टाइम में जब ये अपनी जगह से मूव होते हैं, तो इस मूवमेंट में भी ये जिस जिस जगह से पास होते हैं वहां के ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हुए एक वेजोवेगल शॉक की कंडीशन लाते हैं, जिसके कारण हम कई बार एक्यूट एब्डोमेन रीनल कॉलिक जिसको कहते हैं उसमें भी जाते हैं। तो इस तरह से ये एक अपने आप में स्पेक्ट्रम ऑफ बीमारी बन जाता है कि एक छोटे छोटे क्रिस्टल या ग्रेवल जिसको कहते हैं वो आपके बॉडी में पड़े रहेंगे। किडनी में हो सकते हैं, मोस्ट सबसे ज्यादा टाइम पे ये किडनी में पड़े रहते हैं। उसके बाद में जब ये यूरेटर में मूव करते हैं तो उस टाइम अपने सिम्टम बहुत ज्यादा दिखाते हैं। फिर ब्लैडर में जाके जब ये रहते हैं तो ये जेंडर के हिसाब से सिम्टम्स वहां पे मिमिक करते हैं, कौन से जेंडर में है मेल या फीमेल, उस डोमिनेंस के हिसाब से भी इनके सिम्टम चेंज होते रहते हैं। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा जो एक्यूट सिम्टम आते हैं जहाँ पे कि एक्यूटनेस है, तुरंत हमें इलाज की जरूरत पड़ती है, उन कंडीशन में ये यूरेटर्स में होते हैं। यानी जब भी यूरेटर से ये स्टोन पास हो रहे हैं तो उस टाइम में ये सबसे ज्यादा तकलीफ देते हुए जाते हैं पेशेंट्स को। और इसके अंदर जो हम चीजें देखते हैं सिम्टम, उसमें हमको देखने को मिलता है या तो ब्लॉकेज होता है या डायल, और प्रॉक्सिमल जो हमारा ट्रैक्ट होता है वो डायलेट हो जाता है, और इसके कारण एक क्लासिकल वेजोवेगल स्पाज्म बनते हुए रीनल कॉलिक का सिम्टम आता है। और इसके अलावा रीनल कॉलिक अगर बड़े साइज का है तो बहुत लंबे टाइम तक अगर ये अपनी जगह पे पड़ा है तो वो वहां पे इरिटेशन कर सकता है, और जब वो इरिटेशन इन्फ्लेमेशन में बदल के इन्फेक्शन तक आती है तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो सिम्टम है वो बदलते रहते हैं। तो इसका जो क्लासिकल एक्यूट प्रेजेंटेशन होता है उसमें एक्यूट रीनल कॉलिक कहा जाता है, जिसके अंदर की फ्लैंक्स में यानी रीनल एंगल्स जो हम बोलते हैं वहां पे इनको एक्यूट पेन होते हैं, और इसके साथ में पेशाब करने में दिक्कत आना, पेशाब में खून आना, और नौशिया वॉमिटिंग होना, या और यूरिन का रुक जाना, इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अमूमन ये सिम्टम जो है वो 2-3 घंटे से स्टार्ट होते हैं, और मोस्टली ये 3 से 5 घंटे 8 घंटे में पेशेंट को सिवियरिटी तक ले जाते हैं। ज्यादातर पेशेंट इस टाइम तक हॉस्पिटल में अप्रोच कर लेता है अपने एक्यूट प्रेजेंटेशन के कारण। और ये सिम्टम क्योंकि वेजोवेगल शॉक ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन नहीं करता है, तो 3 से 18 घंटे तक इनका टोटल हम प्रोग्राम देखते हैं कि रहता है। अब कांस्टेंट फेज एक रीनल कॉलिक का बना रहता है, जो कि कई सारे पेशेंट जिनको रिकरेंट रीनल कैल्कुलाई होते हैं उनमें देखने को मिलता है। जैसे क्लासिकली हम इसको लाइकोपोडियम नक्सवामिका के पेशेंट्स में भी बहुत बार बार देखते हैं, जिसके अंदर कि उनको एक कंटिन्यूअस डिस्कम्फर्ट बना रहता है इनके रीनल एंगल्स में या इनके साइड के फ्लैंक्स में, या ये लोग पेशेंट बताते हैं कि इनके कमर में एक अजीब सा भारीपन और दर्द और डिस्कम्फर्ट बना रहता है ज्यादातर खाना खाने के बाद में, या फिर पेट साफ नहीं होने की स्थिति में, या फिर लंबा चलने फिरने के कारण, धूप में ज्यादा घूमने के कारण इन लोगों को ये सिम्टम जो है वो कॉन्स्टेंटली बना भी रहता है। इसको कांस्टेंट फेज कहा जाता है। साथ ही जैसा मैंने बताया कि क्योंकि ये यूरिन फ्लो के मूवमेंट के साथ में स्टोन अफेक्ट होते हैं, तो इनके जो रिलीफ फेजेस भी आते हैं इन बिटवीन। और रिलीफ जो आता है वो जहां से कॉलिक कमेंट होता है उसके बाद में से आना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ है स्टोन के कारण तो उसी हिसाब से हमको सिम्टम देखने को मिलते हैं। अ, अगर ये स्टोन जब पास हो रहे हैं तो यूरेटर में या फिर ब्लैडर में कहीं एक्सकोरिएशन करते हुए जाते हैं तो हमें ह्यूमैचूरिया के सिम्टम मिलेंगे, या फिर पाईयूरिया मिलेगा। ज्यादातर ब्लैडर स्टोन के अंदर पाईयूरिया हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक वहां रहते हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ को भी वहां पे हेल्प करते हैं कि बैक्टीरिया वहां पनपे, और जिसके कारण पाईयूरिया वगैरह की कंडीशन आती है। जब भी हिमेचुरिया पाईयूरिया इस तरह की कंडीशंस आती हैं और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में शरीर जाता है, तो फीवर नौशिया वॉमिटिंग वाले जो एक क्लासिकल सिम्टम ट्रायड्स आते हैं वो हमें इस कंडीशन के साथ में देखने को मिलते हैं। जिन पेशेंट्स में बहुत सिवियर कंडीशन हो गई या फिर स्टोन का साइज बड़ा है,
कंप्लीटली इम्पैक्ट हो गया है, जिनका हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत ज्यादा हो गया है बैक फ्लो के कारण, इनमें हमको कंप्लीट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन भी देखने को मिलता है। तो इसको पायोनेफ्रोसिस या ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह की कंडीशन भी हमको देखने को मिलती है, जो कि एंड किडनी रिजल्ट्स में लैंड अप होती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो मोस्टली जो इसके सिम्टम होते हैं ये इस चीज पर डिपेंड करते हैं कि आपका जो दर्द है वो कहाँ पे है, किस तरह का है, कितनी इंटेंसिटी का है। उस क्लासिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी हम उन पेशेंट्स में जो कि हमारे पास में एक्यूट कंडीशन में आए हैं, जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, या कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसा भी आता है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा भी नहीं पा रहा है, तो उन कंडीशंस में हम इनको इस क्लासिकल सिम्टम्स के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अमूमन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका अभी जो स्टोन दिक्कत कर रहा है वो कौन सी जगह पे हो सकता है। तो ज्यादातर जो यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन है, जहाँ उस पे अगर स्टोन्स होते हैं, तो इनका जो दर्द होता है वो मोस्टली जो है वो माइल्ड से लेकर सीवियर तक जाएगा, और ये फ्लैंक्स में रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम पे। और ज्यादातर इस तरह के जो दर्द होते हैं वो आपके ग्रॉइन के थ्रू नीचे की तरफ रेडिएट होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका एक क्लासिकल जो कि सिम्टम हमको देखने को मिलता है हमारे होम्योपैथिक रेमेडीज में, तो वो दिखता है कि डाउन द थाई जो दर्द जाता है उस तरह का। यूरेटर, क्योंकि इसका रेडिएशन जो है वो और सप्लाई जो है वो टेस्टिकल्स और वल्वर रीजन से मिलती है। तो यूरेटर के जो स्टोन होते हैं वो सिवियर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिवियर सडन कॉलिक करते हैं और बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट बनाएंगे। और ये आपका इप्सी लेटरल लोअर एब्डोमेन हो गया, यानी कि फ्लैंक हो गया, सामने वाला आपका फ्लैंक का साइड हो गया, और लोअर ग्रॉइन का अपर रीजन हो गया। ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसके अंदर पेनफुल रहता है, और इसका जो दर्द होता है वो टेस्टिकल्स या वल्वल रीजन में जाता है। और क्योंकि ये इंटेंस कॉलिक होते हैं तो इसके साथ में नौशिया वॉमिटिंग जैसे सिम्टम ज्यादातर टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। अपर यूरेटर स्टोन में पेन जो है वो फ्लैंक्स में ही रहता है, और ये ज्यादातर इसमें भारीपन वाला जो दर्द है वो पेशेंट हमको बार बार बताता है। मिड यूरेटरल रीजन में जो दर्द होता है वो भी फ्लैंक में होगा, पर इसका भी रेडिएशन अगेन जो है वो टेस्टिकुलर या वल्वर रीजन में जाता है। जब ये ब्लैडर के जंक्शन पे आता है तो यूरेट्रो वेसिकुलर जंक्शन पे जो आएगा उसमें ग्रॉइन के चारों तरफ पेन होगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा हमको यूरिनरी सिम्टम देखने को मिलेंगे। ऊपर में हमको पेन के सिम्टम फ्लैंक में या एब्डोमेन में देखने को मिलते हैं। नीचे में जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे यूरिन की फ्रीक्वेंसी के, डिसयूरिया के, हिमेचुरिया के, ये वाले सिम्टम हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर ये सिस्टिक या इंट्राम्यूरल यूरेट्रिक होंगे, जिसके कारण कि हमारा जो पूरा प्यूबिक एरिया है वो कंजेस्टेड रहता है, और उस टाइप में जो पेन होते हैं वो सिवियर होते हैं। और ये टेनिसमस वाला जो हमारा यूरिन बिफोर और ड्यूरिंग यूरिन के जो सिम्टम होते हैं उसके रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें अर्जेंसी, स्टैंग्यूरिया वगैरह के सिम्टम आएंगे। मोस्टली जब ब्लैडर में लाई करता है तो बहुत लंबे टाइम तक ये जो है साइलेंट रहते हैं, किसी तरह के सिम्टम नहीं देते हैं अगर छोटे ग्रेवल्स हैं। पर अगर अंडरलाइन कंडीशन और होती है या पहले कोई यूटीआई वगैरह की हिस्ट्री रही होती है तो ऐसे केसेस में पायूरिया वगैरह के सिम्टम हमको देते हैं। तो इस तरह से हम जो क्लासिकल ट्रायड, यानी पेशेंट किस तरह का सिम्टम बता रहा है, उसकी इंटेंसिटी बता रहा है, और वो पेन कहाँ आगे की तरफ जा रहा है, उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में है या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में, कहाँ पे स्टोन लाई कर सकता है। एक अमूमन अंदाजा लगा के हम अपनी दवाइयाँ चूज कर सकते हैं। जो इसका डायग्नोसिस होता है, जैसे मैंने बताया कि हम क्लासिकल जो इसका प्रेजेंटेशन है उसी से डायग्नोसिस कर लेते हैं जब एक्यूट रीनल कॉलिक में पेशेंट आ रहा है। बाकी आप अगर पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें पता ही है कि इसमें टेंडरनेस मिलेगी हमको डीप पाल्पेशंस पे, स्पेशली जो अपर और लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट हो गए, यानी आपके फ्लैंक एरिया, रीनल एंगल, ये वाले एरियाज में हमको टेंडरनेस और पाल्पेशन मिलती है। या फिर परकशन करने पर हमको स्टेप पेन मिलता है, स्पेशली जो हमारे यूरेट्रोपेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन के जो भी स्टोन होते हैं उसके अंदर। साइंस में देखेंगे तो हमारे इस पेशेंट्स में अगर हिमेचुरिया, स्टैंग्यूरिया, डिसयूरिया इस तरह के हैं तो हमें पता होता है कि ये कहीं ना कहीं सिस्टिक कैल्कुलाई बने हुए हैं यहाँ पे कहीं। और अगर छोटे कैल्कुलाई हैं या फिर ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं तो उस हिसाब से हमको स्ट्रैंग्यूरी मिलेगा, या रिटेंशन मिलेगा, या फिर एनोरेक्सिया वगैरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे। लास्ट जो एक दशक है उसके अंदर हमारे जो इस लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है यूरोलिथियासिस को लेकर, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं।
अभी यूरिन एनालिसिस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है जबकि हमारे पास में पेशेंट ऐसा आ रहा है जो कि बार बार स्टोन लेके आ रहा है, या वो ऐसे ग्रुप से आ रहा है जो कि हाई रिस्क ग्रुप कहला रहा है, यानी उसको ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या कोई और अदर अंडरलाइंग मेटाबॉलिक बीमारियों से वो ग्रसित है, या फिर उनके डाइट का पैटर्न ऐसा है जो कि उसको हाई रिस्क ग्रुप में डालता है, जहाँ पे एनिमल मीट का कंजम्पशन ज्यादा है, या फिर वो लोग मिलेट्स का उपयोग ज्यादा करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग ज्यादा करते हैं, पानी का इंटेक कम करते हैं, और या फिर अदर कोई अंडरलाइंग रीनल डिजीज है, यूटीआई है, इस तरह की कोई भी कंडीशन जहाँ पे कि हमें दिखाई देता है कि पेशेंट एक हाई रिस्क ग्रुप से आ रहा है और उसके अंदर स्टोन के सिम्टम आ रहे हैं। तो जो पहले इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल होता था उसमें एक यूरिन टेस्ट होता था, सिंपल यूरिन रूटीन किया जाता था, और उसके बाद में एक्सरे केयूबी या यूएसजी के लिए जाया जाता था। पर आजकल क्योंकि हम जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं, हमने ये पाया है कि इसका मेटाबॉलिक डिजीजेस के साथ में बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, और इसकी रिकरेंसी रेट को वो मेंटेन रखता है। इसलिए जो आज सबसे ज्यादा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन किया जाता है रेनल स्टोन का, वो ये भी देखने के लिए किया जाता है कि किस तरह का स्टोन उस पेशेंट में बार बार बन रहा है, ताकि आगे के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ में कंकॉमिटेंट केयर, यानी साथ में और क्या पेशेंट को केयर देना है, वो भी प्लान किया जा सके। तो उसके लिए यूरिन एनालिसिस किया जाता है। अब इस यूरिन एनालिसिस में हम एक सिंपल क्लियर कैच यूरिन जो है वो पेशेंट का लेते हैं, 24 आवर के लिए उसके यूरिन को कलेक्ट करते हैं, और उसमें हम जो देखते हैं वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पेशेंट का, उसका पीएच देखते हैं कि उसका पीएच जो है वो अगर लोअर साइड में है तो कहीं ना कहीं वो यूरिक एसिड कैलकुलाई की तरफ जा रहा है, और हायर साइड के जो है वो स्ट्रोवाइट वगैरह के जो अपने स्टोन होते हैं उसके हैं। और 24 आवर यूरिन का जो कलेक्शन होता है उसमें हम उसके जो भी मेटाबॉलिक आयंस हैं उनका रेशियो देखते हैं, उनकी रेट देखते हैं कि क्या आ रही है, और उसके हिसाब से हम असेस करते हैं कि इनके 24 आवर कलेक्शन में हमको कौन से टाइप के सबसे ज्यादा आयंस देखने को मिले हैं या मेटाबोलाइट्स देखने को मिले हैं, उसके हिसाब से हम फर्दर उसका रिस्क एनालिसिस करते हैं। और जो आपका वीक ब्लड स्ट्रीम है जिसमें क्रिएटिनिन हो गया, आपका यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, टोटल ब्लड काउंट और सीआरपी, क्योंकि रिकरेंट इन्फ्लेमेशन की अगर कंडीशन आती है तो इन सबको हम असेस करते हैं। इसके साथ में स्पेशली आजकल जो टारगेटेड केयर हम देखें कि एलोपैथी में भी और अदर आयुष फील्ड्स में भी, जब भी यूरोलिथियासिस के ऊपर कोई स्टडी होती है या फिर कोई उनका एविडेंस जनरेट किया जाता है, तो उसमें साथ में मेटाबॉलिक स्टडीज और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, और सीरम कैल्शियम, सीरम यूरिक एसिड, यूरेट, सिस्टीन, फॉस्फेट, इन सब का भी एनालिसिस मोस्ट ऑफ द टाइम किया जाता है। और अगर हमारे पेशेंट का जो स्टोन पास हुआ है वो पेशेंट प्रिजर्व करता है तो उसका भी एनालिसिस करने के लिए प्रमोट किया जाता है। तो आजकल जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में इसको यूरिन एनालिसिस और सीरम एनालिसिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जबकि अर्लियर जो था वो हमारा जो मेनली केयर रहता था वो पेशेंट इंडिविजुअल पेशेंट केयर ओरिएंटेड रहता था, तो हम एक्सरे केयू भी करके पेशेंट में कहाँ पे है उस टाइम में प्रॉब्लम, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते थे। पर अभी जब से ईवीएम आया है तब से ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है इन्वेस्टिगेशन का वो शिफ्ट हो गया। एक्सरे केयू भी जैसा हम सबको पता है, इससे हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम लोकेशन साइज का पता लगा लेते हैं और ब्लॉकेज वगैरह इसको देख लेते हैं। ज्यादातर हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन में पेशेंट होम्योपैथी में आते हैं वो प्लेन एक्सरे या केयू भी कराने में कंफर्टेबल भी रहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। बट सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो यूएसजी को हम मानते हैं, क्योंकि इसमें हमको लो कॉस्ट इमेजिनिंग पे हम फिजिकल डिफरेंसेस वगैरह भी साथ में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यंग पेशेंट्स में कर सकते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी, क्योंकि ये प्रिवेलेंट होती है कंडीशन, तो उनमें भी ये आराम से यूएसजी किया जा सकता है। अगर हम कन्वेंशनल देखें कि इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में हमें देखने को मिलता है इसमें सबसे ज्यादा मैनेजमेंट ऑफ द सिम्टम, कौन से टाइम पे आ रहा है, एक्यूट आ रहा है तो उस हिसाब से, क्रॉनिक आ रहा है तो उस हिसाब से। तो एक्यूट में ज्यादातर ये एनाल्जेसिक वगैरह देके जो रीनल कॉलिक है उसका मैनेजमेंट करते हैं, और साथ में जो भी एसोसिएटेड अगर यूटीआई आ रहा है या सेप्सिस के कारण फीवर चिल वगैरह आ रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देके और एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवाइयां देके इसको मैनेज करते हैं। और जिनमें रिकरेंट रेट्स हैं या फिर जिनका हमको लगता है कि इन लोगों को
कन्वेंशनल थेरेपी में कि यूरेट्रल का साइज, स्टोन का साइज बड़ा है या स्ट्रूवाइट वगैरह बार बार हो रहे हैं उनको, तो ऐसे टाइम में वो लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं और अल्फा ब्लॉकर, ये सब दवाइयां देते हैं जिससे कि मेडिकल एक्सपल्शन हम स्टोन का करते हैं, हाइड्रोथेरेपी के साथ ये दी जाती है। फर्दर अगर इसका साइड साइज और अगर ये स्टोन कहीं इम्पेक्टेड है या रिकरेंट है और अंडरलाइंग कंडीशन ऐसी है जहाँ पे पेन बियरिंग कैपेसिटी पेशेंट की कम है, तो इन सब कंडीशन में जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ पेशेंट को ले जाया जाता है, जहाँ पे शॉक वेव लिथोट्रिप्सी सबसे कॉमनली होता है, या फिर जो हमारा है मिनिमल इन्वेजिव परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी या कीमो लाइसिस किया जाता है स्टोन्स का। अगर हम होम्योपैथी स्कोप की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि होम्योपैथी एक ऐसा फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट आजकल स्टोन्स के लिए हो गया है कि स्पेशली अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं एलोपैथिक जहाँ पे स्पेशली यूरोलॉजी सेंटर्स हैं, वहाँ पे क्लियर स्टोन या बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर आज सर्जन्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं अपने जो भी सर्जिकल थेरेपीज देते हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ये दवाइयाँ दी जाती है। तो होम्योपैथी बहुत प्रेफरेबल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है पेशेंट्स जो कि हमारे रीनल स्टोन के आ रहे हैं या फिर किडनी स्टोन के आ रहे हैं। पेशेंट्स जो जैसे डर्मेटोलॉजी डिजीजेस के लिए फर्स्ट टाइम अप्रोच करता है, वैसे ही यूरोलिथियासिस में या रीनल स्टोन या पथरी या की समस्या अगर उसको है, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो इन पेशेंट्स का है वो होम्योपैथी की तरफ बहुत ज्यादा रहता है। और होम्योपैथी में अगर हम इसको देखें कि किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, तो क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका क्रॉनिक टेंडेंसी भी है, इसमें एक्यूट एग्जाजर्बेशन भी है और सीवियर एक्यूट कॉलिक की कंडीशन भी आती है, तो तीन अलग अलग तरह से इसका प्रेजेंटेशन अपन को देखने को मिलता है। तो होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग मेथड्स भी हम देखते हैं कि प्रिवेलेंट जो है आज की प्रैक्टिस में, वो इसी तरह से है कि आप क्रॉनिक का मैनेजमेंट भी करते हैं, एक्यूट का भी करते हैं और सब एक्यूट एग्जाजर्बेशन या फिर टेंडेंसी ब्रेक करने के लिए भी इसको लिया जाता है। अगर हम मोटे तौर पे देखते हैं कि हमारी होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग अप्रोचेस क्या क्या रही है, क्योंकि मेरा टॉपिक कंबाइन थेरेपी का है, तो उसमें कौन कौन सी अप्रोचेस सबसे ज्यादा है, तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल या इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमको पता है कि हमारा क्लासिकल प्रिस्क्रिप्शन मेथड है वो है। इसके अलावा ऑर्गेनोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन हो गए हमारे, जिसमें कि हम स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द ड्रग देखते हैं कि उसका कौन से ऑर्गन पे ज्यादा पड़ रहा है और उस हिसाब से हम लोग प्रिस्क्राइबिंग करते हैं। तो जो क्लासिकल मेथड है उसके अंदर हमारा जैसा कि हॉलिस्टिक अप्रोच को हम लेते हैं, उस फिजिकल मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट को कॉजेशन को लेते हैं। अगर हम यूरोलिथियासिस की कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो कौन से ये पेशेंट है जिनका जीयूटी क्या इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली अफेक्ट हो रहा है, इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स को असेस किया जाता है। इनमें क्योंकि मेटाबॉलिक डिजीजेस का भी एसोसिएशन होता है, तो हम जनरली उनके डाइट एपेटाइट ये जनरल्स को कंसिडर करते हैं ताकि हम इसको भी असेस कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि जो डिजीज यूरोलिथियासिस में जितना एडवांसमेंट हो रहा है और अब जितना समझा जा रहा है, वो पहले से होम्योपैथी में उसी एस्पेक्ट से प्रैक्टिस भी की जा रही थी। इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये जितनी भी कंडीशन मेटाबॉलिक डिजीजेस या फिर ओबेसिटी है या फिर ये रिकरेंट टेंडेंसीज है, इनको मेंटेन करने में कहीं ना कहीं ये जनरल एस्पेक्ट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इन टेंडेंसीज को कंसिडर करते हुए हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच का अप्रोच अपनाते हैं और उसके हिसाब से हम हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन को चूज करते हैं। अब जब बात होती है कि इनमें क्या होता है, तो इसमें जो जो हमारे टेंडेंसी होती है उसको चेक किया जाता है, बार बार रिकरेंसी को रोका जाता है। आने वाले ऐसे सिम्टम जो कि एक्यूट प्रेजेंटेशन में नहीं है, जैसे फ्लैंक में पेन है या फिर दर्द होता रहता है, बीच बीच में बबलिंग सेंसेशन है, डिस्टेंशन है, या फिर ऑन एंड ऑफ उनको यूरिन की कंप्लेन होती है, तो इन सब कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग को माना जाता है कि भाई इस तरह से हम इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि हमारे जनरल प्रैक्टिस में अगर एकेडमिक्स को छोड़ दिया जाए तो ऑर्गेनोपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस भी बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। मोस्टली जो अपनी जितने नैश, फेरिंगटन, बोरिक हैं और ह्यूजेस हैं, इन सब ने इस मेथड को अपनाया और इसके अंदर हमारा जो मेन ड्रग का चॉइस होता है कि वो होता है कि वो कौन से ऑर्गन पे अफेक्ट करिए और उसका वहां पे लोकल एटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है मेडिसिन का, उसके बेस पे उसको सेलेक्ट किया जाता है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर रही है या रीनल सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो उस हिसाब से हम उसको मेडिसिन को चूज करते हैं।
यूजर्स ने इसके लिए एक सिमिलैरिटी इंडेक्स भी दिया है कि अगर आपको ऑर्गेनोपैथिक ड्रग को चूज करना है तो क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है। उसमें पहला है सीट ऑफ एक्शन, यानी वो मेडिसिन का जो सीट ऑफ एक्शन है वो मेरे पेशेंट का भी सीट ऑफ एक्शन सेम है कि नहीं। अगर वो जो स्टोन है वो बार बार राइट किडनी में हो रहा है तो हमारी ड्रग क्या राइट किडनी एफिनिटी रखती है कि नहीं। ऑर्गन वही अफेक्ट हो रहा है या नहीं, जैसे कि हमारा रिकरेंट यूटीआई उसके साथ में आ रहा है तो सारसापरीला वगैरह जो हम ड्रग्स यूज करते हैं तो उनका ऑर्गन अफेक्शन वो देखते हैं। एक्शन क्या है उसका, किस तरह का एक्शन है। तो जैसे हम देखते हैं बर्बेरिस वल्गेरिस है तो ये इसमें बर्बेरिडीन जो एल्कलॉइड है वो उसका एक्सपल्सिव एक्शन होता है, और ये जितने भी क्रिस्टल कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं उनको डिफॉर्म करने का काम करता है। तो इस एक्शंस के ऊपर भी हम मेडिसिन को चूज करते हैं। डायथिसिस हो गया, उसका पॉजिटिव मॉडिफिकेशन हो गया कि वॉकिंग जार हो गया, या बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर यूरिनेशन के सिम्टम हो गए, या रेडिएशन के सिम्टम हो गए। ये कैरेक्टर ऑफ सेंसेशंस हो गए, बबलिंग सेंसेशन का हो गया, स्टिचिंग पेन हो गया, और ड्राइंग पेन हो गया। तो ये सारे जो सेंसेशन है इनको हम मैच करते हैं, कंकॉमिटेंट को मैच करते हैं, और सीक्वेंस ऑफ सिम्टम किस सीक्वेंस में जा रहा है उसको मैच करते हैं। इसमें और क्लासिकल में जो बेसिक डिफरेंस होता है, क्लासिकल में हम इसके साथ में जनरल फीचर्स को भी सबको कंसिडर करते हैं। ऑर्गेनोपैथिक में हम फिर भी एक जो टोटेलिटी बना रहे हैं वो उस एक्यूट प्रेजेंटेशन की पूरी कंप्लीट टोटेलिटी को अपने आप में कंसिडर करता है। फिर माइस्मेटिक प्रिस्क्राइबिंग, जैसा हम सभी को पता है कि भाई माइस्मेटिक प्रिस्क्राइबिंग हम उन कंडीशंस में करते हैं जबकि हमें लगता है कि रिकरेंसी मेंटेन रह रही है, बार बार ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट उतना ज्यादा रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये जो डीप सीटेड इनके कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स हैं उनको हम लोग आंसर करते हैं, और वहां पे हम जो पूरा पेशेंट का टोटेलिटी ऑफ सिम्टम लेके कंसिडर करते हैं कि कौन सी माइजमेटिक ड्रग उसके माइजम को आंसर करती है। इसमें एनामनेसिस का भी एक बड़ा रोल रहता है कि उसकी हिस्ट्री किस तरह की आई है, उस हिसाब से भी हम इसमें मेडिसिन को चूज करते हैं। अगेन एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग में ज्यादातर जब हमें क्विक रिलीफ देना होता है और हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, या पेशेंट ऐसी कंडीशन में कि सिम्टम नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस टाइम में हम जो मिनिमम सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो हमारा क्लासिकल पेशेंट का सिम्टम आ रहा है एक्यूट रीनल कॉलिक का, उसके हिसाब से मेडिसिन देते हैं। और सिमिलरली की नोट प्रिस्क्राइबिंग में भी जो है वो गन्से ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, जिन्होंने बोला है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक जो है, और जिस टाइम में सिक आपके पास में आया उस टाइम में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ रहा है उसके हिसाब से हम जो है वो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। अब इतनी सारी अप्रोचेज हमारे जो है प्रैक्टिस में देखने को मिलती है, और इन सब में भी सबसे ज्यादा जो प्रिवेलेंट अप्रोच हमको देखने को मिलती है वो ऑर्गेनोपैथिक मदर टिंचर का यूज। तो हमें जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड होते हैं वहां पे हम देखते हैं कि उन लोगों को क्लासिकल होम्योपैथी या इंडिविजुअलाइज अप्रोच के नाम से या कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच के नाम से वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को निकाल के ट्रीटमेंट देने का प्रेफरेंस दिया जाता है। जबकि हम जब जनरल प्रैक्टिस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मदर टिंचर्स को जो हमारी इंडिविजुअलाइज मेडिसिन है उसके साथ में दिया जाता है, और इस अप्रोच को भी एक्सप्लोर किया जाता है, और प्रैक्टिस में उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो जब इसके ऊपर रिसर्च की गई और जब हम लोगों ने इसका रिव्यू किया तो हमने पाया कि दोनों ही तरह की प्रिस्क्राइबिंग मेथड है वो बहुत कॉमनली जो है इंडियन होम्योपैथ्स के बीच में देखने को मिलती है। इंडिविजुअलाइज अप्रोच भी बहुत कॉमनली देखते हैं, इंडिविजुअलाइज के साथ में ऑर्गेनोपैथिक मदर टिंचर का भी उपयोग उतने ही ज्यादा किया जाता है, और सिर्फ मदर टिंचर्स की प्रैक्टिस भी यूरोलिथियासिस के केस में उतनी ही ज्यादा की जाती है। तो ये ऑर्गेनोपैथिक और क्लासिकल का जो प्रिस्क्राइबिंग मेथड है इसके ऊपर अगर हम रिव्यू भी देखें तो हमें बहुत सारा ऐसा रिव्यू देखने को मिलता है जो ये सजेस्ट करता है कि जो हमारी मेडिसिन हैं वो क्लासिकल के साथ साथ ऑर्गेनोपैथिक भी हैं, यूरोलिथियासिस की केसेस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी अप्रोच हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है और किस अप्रोच को यूज किया जाए ताकि एक तरह का जो ये डिस्क्रिपेंसी है उसको कम हो सके। तो इसके लिए हमने एक रिव्यू किया, और रिव्यू के बाद में जो हमने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बनाए वो ये बनाए कि एक ग्रुप को पूरा इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक मेडिसिन दिया गया, एक ग्रुप को इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में
ऑर्गेनोपैथिक मदर टिंचर्स दिए गए। और इनको असेस करने के लिए एक्यूट कंडीशन को भी असेस किया जा सके, रिकरेंसी को भी असेस किया जा सके, साथ के साथ में ये भी देखा जा सके कि क्या सच में स्टोन निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं, अगर निकल पा रहे हैं तो पूरी तरह से हो पाता है एक्सपल्शन या नहीं। इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना जरूरी है, ये ताकि हम इन पैरामीटर्स के ऊपर देख सकें कि हमारा जो पेशेंट है वो रिलीफ ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इनको ध्यान में रखते हुए जो कि हमने आउटकम असेसमेंट बनाया वो ये था कि जो रीनल कॉलिक का पेशेंट, रीनल कॉलिक के सिम्टम है उसका वास स्कोर लिया गया, कि पेशेंट का जो वास स्कोर है क्या आया उस टाइम में रीनल कॉलिक में। दूसरा उनका डिसयूरिया, यानी उसमें यूरिन में पेन है तो वो डिसयूरिया वाले सिम्टम्स को वास स्कोर पे आइडेंटिफाई किया गया। विजुअल एनालॉग स्केल मेरे ख्याल से एक ऐसा स्केल है जिसमें पेशेंट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है और ऑब्जेक्टिव रहता है अपनी सिवियरिटी को बताने के लिए, और एक अच्छा एविडेंस इससे हम क्रिएट कर सकते हैं अपने पेशेंट में, अपनी डे टू डे प्रैक्टिस के पेशेंट्स में इसके लिए। तो इस तरह से हमने इसमें आउटकम असेसमेंट में वास स्कोर रखा रीनल पेन के लिए, वास स्कोर रखा डिसयूरिया के लिए। ये दोनों ऐसी कंडीशन थी जिसके कारण हम एक्यूट एपिसोड को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं इसका हम लोग असेसमेंट कर सकते थे। साथ में दवाई लेने के एक वीक के बाद में, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी रही एक हफ्ते के अंदर दवा लेने के बाद में, इसको देखने के लिए कि कौन सा अप्रोच जो है वो ज्यादा जल्दी रिजल्ट देता है। जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी उसका रिजल्ट उतना ही लेट है, जिसमें फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब उनमें इफेक्ट उतना जल्दी आ गया। तो क्या सिर्फ अकेली हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या इंडिविजुअलाइज होम्योपैथी मेडिसिन दें, या फिर उसके साथ में मदर टिंचर ऐड करने से वो फ्रीक्वेंसी जल्दी कम हो जाती है, तो इसका मतलब जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ी लंबे टाइम तक चलती है। इसको ध्यान में रख के फ्रीक्वेंसी जो एक प्रीवियस वीक में रही उसको भी असेस किया गया। साथ में जो सबसे बड़ा हमारा टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि स्टोन फ्री स्टेट में हमारा पेशेंट आ जाए। तो इसके लिए हमने चेंज इन नंबर ऑफ स्टोन देखा गया, क्योंकि हमें पता है कि स्टोन जो है वो जैसे बर्बेरिस वल्गेरिस हो गया और आपका एपिस हो गया, सारसा परीला हो गई, लाइकोपोडियम हो गया, ये बहुत ग्रेवल डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट्स माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ड्रग्स जो है वो जो स्टोन को है वो ब्रेक भी करता है और एक्सपल्शन में भी हेल्प करता है। तो ब्रेक हुआ है और उसमें एक्सपल हुआ है तो कुछ ना कुछ ग्रेवल पीछे रह भी जाता है, इसलिए चेंज इन द नंबर ऑफ स्टोन को एक असेसमेंट क्राइटेरिया माना जाता है। साथ में स्टोन के साइज में अगर कुछ अंतर आया है तो उसको भी नोट किया जाता है, और लोकेशन अगर स्टोन की चेंज हुई है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस क्रिएट कर सकता है कि हमारी दवा लेने के बाद में पेशेंट का स्टोन एक ऐसी जगह पे आ गया है जहां से वो नेचुरली भी पास होने में हेल्प कर सकता है। तो लोकेशन जो है स्टोन की वो भी हम लोगों ने इस स्टडी में लिखने की कोशिश की। और जितने भी पेशेंट थे उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, रैंडमाइजेशन किया गया, इसमें दोनों ग्रुप में 100-100 पेशेंट हमने लिए। एक में प्योर इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक मेडिसिन दिया गया, दूसरे में जो इंडिविजुअलाइज मेडिसिन है उसके साथ में कौन सा प्री आइडेंटिफाई ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन हमारे पेशेंट के सिम्टम के साथ मैच करती है वो उसमें दिया गया। उसमें जो कॉमनेस्ट मेडिसिन हमने प्रीवियस जो भी रिसर्चेज हुई थी उसके रिव्यू से आइडेंटिफाई करी, और इन आइडेंटिफाइड 8 ड्रग्स को हम लोगों ने लेके ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन की तरह पेशेंट के सिम्टम से मैच करते हुए दिया। इसमें जो हमारी मेडिसिन आई है वो बर्बेरिस वल्गेरिस, सारसा परीला, कैल्केरिया रिनालिस, हाइड्रेंजिया, टैबेकम, ओसिमम कैन, हेडियोमा और सॉलिडेगो। ये दवाइयां जो है ये मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब और मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनोपैथिक मदर टिंचर्स की तरह केस रिपोर्ट्स और हमारा जो एक बड़ा मल्टी सेंट्रिक ऑब्जर्वेशनल स्टडी आईजीआरएच का हुआ था उसमें भी आइडेंटिफाई की गई थी। साथ में जितने भी पेशेंट्स की कंकॉमिटेंट केयर की गई वो जैसे वाटर इनटेक को बढ़ाने के लिए बोला गया, वेट रिडक्शन को प्रमोट किया गया। साथ में ऐसे कोई भी फूड आर्टिकल हैं जिसमें नट्स हैं, पीनट्स हैं, स्पिनच, यानी जो भी पत्तेदार सब्जियां हो गई, जो भी जिसमें भी बीज है, दाना है या मोटा अनाज है, उसको रोकने कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया। सोडियम के इंटेक पे बहुत ज्यादा हम लोगों का फोकस रहा कि भाई सोडियम इंटेक इनका पेशेंट का वो मेंटेन रखा जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैल्शियम डिपोजिशन में हेल्प करता है। और जब हमने इन पेशेंट्स का एनालाइज ट्रीटमेंट किया और हम लोगों ने इसका 9 मंथ्स का फॉलोअप रखा, उसके बाद में अगर हम इसका डेमोग्राफी देखें तो जब सबसे ज्यादा जो हमारी डोमिनेंस है वो मेल पेशेंट्स में देखने को मिली।
पर सरप्राइजिंगली जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में प्रिवेलेंस बराबर ही मिला। तो इसका मेन फैक्टर ये है कि हमारी डाइट में आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स उतने ही ज्यादा है जितना हमारी डाइट में नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में मीट का कंजम्पशन है, और वेजिटेरियन डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन है। साथ में जिस बेल्ट पे ये स्टडी की गई वो स्टोन बेल्ट है, तो वहाँ पे मिलेट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनका भी उपयोग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हमने जब इसका फैमिली हिस्ट्री को देखा कि इन पेशेंट्स में सबसे ज्यादा कौन सी दिखती है, तो आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज और यूरोलिथियासिस ही सबसे ज्यादा, यानी मेटाबॉलिक डिजीजेस का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट है इस डिजीज की कंडीशन को मेंटेन रखने में। और ये अमूमन जिस उम्र को अफेक्ट करती है वो है 20 से लेकर 40 साल की, यानी जितना भी हमारा प्रोडक्टिव एज है वो ज्यादातर इस बीमारी से ग्रसित होता हुआ दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया ओवरवेट का रहा, पर इस स्टडी में हमको एक चीज और पता चली कि आजकल पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा अवेयर होता है, अगर उसको एक भी एपिसोड यूटीआई का या फिर स्टोन का आता है तो इनमें पानी का इंटेक जो है वो सफिशिएंट ही देखने को मिला। ऑलमोस्ट हमारे जो पेशेंट है 41%, 42% पेशेंट में वाटर इंटेक हमें 3 से 4 लीटर ही मिला। ऐसा बहुत कम पेशेंट है 30% से बिलो जिनको हमें ये मिला। और जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब मेडिसिन आई है उसके अंदर आई है लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, कैलकेरिया कार्प, सल्फर, कैंथेरिस, एपिस मेलिफिका और बर्बेरिस वल्गेरिस। अब इसमें भी अगर जो मेडिसिन हमारी प्री आइडेंटिफाइड है, जो बहुत वेल नोन है, वो है लाइकोपोडियम और नक्स वोमिका, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम लोग देते हैं। इसके अलावा कैंथेरिस, बर्बेरिस क्योंकि यूटीआई और इन सिम्टम्स के साथ में आता है, तो ये है। पर इसमें एक जो रेमेडी जिसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया वो थी एपिसमेल, जिसने 6 पेशेंट्स में दी गई और 6 पेशेंट के अंदर जो है स्टोन एक्सपल हुआ। और इनमें 2 पेशेंट ऐसे थे जिनके अंदर यूरेट्रिक स्टोन थे बड़े साइज के, एक में 9 mm का था, एक में 7.4 mm का था, और पेशेंट में ये बहुत जल्दी एक्सपेल हुआ। और जहाँ मदर टिंचर्स की बात करें तो बर्बेरिस वल्गेरिस का जो सिम्टम ट्रायड होते वो सबसे ज्यादा कॉमनली हमको देखने को मिला। इसके अलावा सारसापारेला और टैबेकम का, क्योंकि ज्यादातर एक्यूट में हमको वेजोवेगल शॉक की कंडीशन मिलती है, नौशिया, वॉमिटिंग और इस तरह के सिम्टम मिलते हैं, या डिसयूरिया के सिम्टम एक्यूट के साथ में बहुत ज्यादा आते हैं। तो सारसापारेला और टैबेकम जो है इस स्पेक्ट्रम को कवर करती हुई दिखाई दी। जब हम इसका स्टैटिस्टिकल हमने एनालिसिस किया तो इसका जो हमें रिजल्ट मिला उसमें हमने ये पाया कि आप इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं तो जो रीनल कॉलिक डिस्यूरिया के सिम्टम है वो तो इफेक्टिवली कम हो रहे हैं, पर जो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी मेंटेनेंस के सिम्टम है वो जब हम मदर टिंचर ऐड कर रहे हैं उसके कारण इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जब भी हम मदर टिंचर इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में देते हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस इनसे ज्यादा होती है जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन को करने के लिए। दैट मीन्स जब हम ऑर्गेनोपैथिक मदर टिंचर्स को अपनी इंडिविजुअलाइज मेडिसिन के साथ में देते हैं तो ये हमारे एक्यूट कंडीशन यानी एक्यूट एपिसोड को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। पर अगर हम बात करें कि क्रॉनिक मेंटेनेंस में या रिकरेंट टेंडेंसी वाली कंडीशन में, तो वहां पे आप इंडिविजुअलाइज कोई कॉम्बिनेशन मेडिसिन नहीं देंगे तो भी चलेगा, यानी इंडिविजुअलाइज मेडिसिन अपने आप में बहुत सफिशियंट है उसको ठीक करने के लिए। तो ये एक चीज हमने इस स्टडी से एनालाइज किया कि आपकी दोनों ही कंडीशन, क्रॉनिक कंडीशन के लिए इंडिविजुअलाइज मेडिसिन बहुत सफिशिएंट है और एक्यूट कंडीशन में इंडिविजुअलाइज मेडिसिन के साथ में मदर टिंचर सफिशिएंट है। जब हमने मदर टिंचर अलोन दिए तो हमने ये पाया कि इसके सिम्टम तो रिलीफ हो जाते हैं, पर जो अदर सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के उतने ज्यादा रिलीफ नहीं हो पाते। तो इसका मतलब इंडिविजुअलाइज मेडिसिन अच्छी है, पर वो तब बेटर है जबकि हमारा पेशेंट सब एक्यूट में है, रिलीविंग फेज में या क्रॉनिक कंडीशन में। पर जब पेशेंट हमारा एक्यूट फेज में, एक्यूट एग्जाजर्बेशन में या उसके यूटीआई के सिम्टम मेंटेन रहते हैं तो हमारी जो कंबाइंड थेरेपी है वो ज्यादा सुपीरियरली इस कंडीशंस में काम करती है। तो इस पूरे रिव्यू से जो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ऑर्गेनोपैथिक मदर टिंचर जो है वो सबसे ज्यादा यूरोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में काम आ रहे हैं आज के टाइम में होम्योपैथी प्रैक्टिस में। और इसके अंदर जो मदर टिंचर्स हैं वो इफेक्ट क्रिएट करते हैं जबकि हम एक्यूट कंडीशन को मेंटेन करना चाहते हैं पेशेंट्स की।